हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीच में एक आध लेंथी क्वेश्चन भी दे रखा है, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल स्टेप वाइज क्वेश्चन समझने हैं, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1000। हमें n की वो छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है कि जिसके लिए हमारी जो फर्स्ट n नेचुरल वैल्यू है ना, उनका सम ग्रेटर देन 1000 हो जाए। अब भाई n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n इंटू n प्लस 1/2। आपकी बुक के अंदर भी गिवन है ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दे रखी है वो देखेंगे। सम हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। मतलब n इंटू n प्लस 1/2 से हमारा सम निकलेगा n नेचुरल नंबर्स का। ये सम हमारा ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1/2 ग्रेटर देन क्या होगा, 1000। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब यहाँ पे 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो n इंटू n प्लस 1 हमारा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2000। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें n की छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है कि हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करें कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे n हमारा एक नंबर है, n प्लस 1 उससे अगला नंबर है। जैसे मान लो n की वैल्यू मान लो हमने 5 ले ली, तो मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 2000 होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। कैसे करेंगे, देखो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरीके से स्क्वायर हो गया। 2000 का रूट निकालो। 2000 का रूट जो होता है 44 पॉइंट समथिंग होता है, 44 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हमें n की वैल्यू जो है एट लीस्ट कम से कम 44 तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे केस लेके चलते हैं। व्हेन n जो है हम अगर मान लो 44 ले लें तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, n प्लस 1 हो जाएगा 45। तो यहाँ पे हमने 44 मल्टीप्लाई 45 कर लिया। क्या इनका सम ग्रेटर देन 2000 आएगा, देखते हैं भाई। 44 45 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1980 ग्रेटर देन 2000। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये नंबर हम नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, n की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं। n हमने 44 लिया था, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, व्हेन n इक्वल टू 45, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास 46 हो जाएगा। इससे अगला नंबर, अब 45 की और 46 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या वो ग्रेटर देन 2000 आएगी, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। देखते हैं, 45 की 46 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ गया 2070, जो कि हमारा ग्रेटर देन होता है 2000 से, ठीक है। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 45, उस पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या लेनी पड़ेगी हमें, 45। ये हमारा आंसर हो गया। 45 ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू है जहां तक हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम ग्रेटर देन 1000 कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें गिवन है, विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 इज 1,31,072। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द n टर्म। हमारे पास यहाँ पे एक जीपी सीरीज दे रखी है। हमसे पूछा है कि इस जीपी सीरीज के अंदर ये टर्म जो है वो कौन से नंबर पे होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी। साथ में हमें इस जीपी सीरीज का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला भी राइट डाउन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो हमें जीपी सीरीज दे रखी है उसको राइट डाउन कर दो। तो हमारी जीपी सीरीज जो है वो 2 8 32 इस प्रकार से दे रखी है। अब जीपी सीरीज के अंदर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, जीपी जहां से स्टार्ट हो रही है a इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया।
कॉमन रेशो की बात करें तो क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 4 जा 8, तो कॉमन रेशो जो आ गई वो क्या आ गई हमारी, r इक्वल टू 4 आ गई। तो a इक्वल टू 2 हो गया, r इक्वल टू 4 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 1,31,072। इसको चेक करना है, इसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है कि ये कौन से नंबर पे आएगी। तो ये हमें क्या दे रखा है, tn 1,31,072। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a r की पावर n माइनस 1। तो tn की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, 1,31,072 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, r की वैल्यू क्या है 4, तो 4 की पावर n माइनस 1। क्लियर, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1,31,072 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 5 पे, फिर 3 और फिर 6 इक्वल टू क्या आ गया, 4 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये 4 की पावर है, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने 4 की पावर है। 4 की पावर 8 जो है वो 65,536 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 की पावर 8 इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। ये भी 4 की पावर है, ये भी 4 की पावर, तो कंपेयर करेंगे तो पावर इक्वल हो जाएंगी क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 8 के, माइनस 1 राइट साइड जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 8 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 9। तो 9th नंबर की टर्म जो है इस जीपी सीरीज की वो क्या होगी, 1,31,072। तो यहाँ पे लिख भी देंगे हम, 9th टर्म ऑफ जीपी इज 1,31,072। ये हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे करना था, समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात आती है यहाँ पे एक्सप्लिसिट फॉर्मूले की। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो वो हमें राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, Tn इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी हमारी 2, r की वैल्यू 4 थी, तो 2 इंटू 4 की पावर n माइनस 1। ये हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। एक तरीके से nth टर्म के लिए फॉर्मूला जो है वो वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पे रिकर्सिव फॉर्मूले की। रिकर्सिव फॉर्मूला आपको मैंने बार बार बताया है क्या होता है, पहली टर्म की हेल्प से दूसरी टर्म निकालना, दूसरी टर्म की हेल्प से तीसरी टर्म फाइंड आउट करना, थर्ड टर्म की हेल्प से फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना। इस तरीके का फॉर्मूला हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला कहलाता है। तो यहाँ पे रिकर्सिव फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, रिकर्सिव फॉर्मूला बिल्कुल इजी है भाई लिखना। कुछ बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं कैसे लिखें, बिल्कुल इजी है। देखो ध्यान से, जीपी हमें कैसे मिलती है, जीपी की जो सीरीज बनती है वो कैसे मिलती है। फर्स्ट टर्म में अगर मैं कॉमन रेशो की मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म 2 थी, 2 में मैंने 4 की मल्टीप्लाई कर दी 8 आ गया, 8 में मैंने फिर कॉमन रेशो की मल्टीप्लाई कर दी 32 आ गया। इससे अगली टर्म निकालनी है तो मतलब पिछली टर्म में कॉमन रेशो की मल्टीप्लाई करते चलना है। समझ में आ गई ना बात। अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशो की मल्टीप्लाई करनी है, थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म में हमें कॉमन रेशो की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हमारा क्या है, एक रिकर्सिव फॉर्मूला होता है। इससे ही तो हमारी सेकेंड टर्म से थर्ड निकल रही है, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। तो इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ईजी है, देखो कैसे लिखा जाएगा। इस जीपी सीरीज की सबसे पहली टर्म क्या थी 2, तो यहां पे टर्म 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे Tn के लिए फॉर्मूला लिखना है, मतलब अगली वाली टर्म के लिए। तो वो कैसे निकलेगा, यहां पे 4 मल्टीप्लाई Tn माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेके चलेंगे हम। देखो कैसे हुआ, अगर मान लो बच्चों देखो T1 मेरे पास 2 है, अगर मुझे टर्म 2 निकालनी हो, n की जगह 2 पुट कर दिया इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई T2 माइनस 1। तो क्या हो गया, T2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई T2 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, T1 क्या था 2 लिख दिया। तो हमने पिछली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, तो T2 क्या निकल के आ गई, अगली टर्म निकल गई ना पिछली टर्म की हेल्प से। तो हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आगे ना बात समझ में, अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन रेशो को इससे पिछली टर्म
देखो ये अगर Tn निकाल रहे हैं हम, इससे पिछली टर्म क्या होगी, Tn-1 होगी, उसको हमें कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक आपको नया कंसेप्ट बताऊंगा, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। यहां पे क्या कह रहा है, किसी भी जीपी की पहली 3 टर्म की बात कर रहा है, उनका सम क्या है 13/12 है, और उनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म। तो हमें उस जीपी की पहली तीनों टर्म फाइंड आउट करनी है, और उस जीपी का कॉमन रेशो क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैं यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट बता रहा था कि जो आपको ध्यान रखनी है, देखो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे आ जाए कि जीपी की पहली टर्म 3 टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, तो भाई पहली 3 टर्म जो अगर मैं बात करूं, जो हम पढ़ते आए हैं जीपी, वो कैसे लेंगे, पहली टर्म ए ले लेंगे सर, फिर ए आर ले लेंगे, फिर ए आर स्क्वायर ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा सोच रहे होगे, बिल्कुल ले सकते हो, बट इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, इससे अगर सिंप्लीफाई करने लगोगे, कैलकुलेशन करोगे, थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से जीपी लेनी है, पहली टर्म को हम लेंगे a/r, सेकेंड टर्म को लेंगे a, और थर्ड टर्म को क्या ले लेंगे ar। ये भी हमारी एक जीपी सीरीज है, क्योंकि इन तीनों टर्म्स की कॉमन रेशो देखोगे ना, वो भी आपकी इक्वल आएगी। करके देख लो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो, a/ar करो, a से a कट गया, ऊपर आया r ही आ गया। इसको इससे डिवाइड करो, ar को हम a से डिवाइड करें तो कॉमन रेशो क्या आ गई, r आ गई। सेम आ रही है ना कॉमन रेशो तीनों टर्म्स की। तो यहां पे ये भी हमारी क्या है, जीपी सीरीज। अगर 3 टर्म की बात करें ना कभी भी जीपी सीरीज की पहली 3 टर्म की, तो इस प्रकार से तीनों टर्म लेनी है आपको। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेट द 3 टर्म ऑफ जीपी। हम जीपी की 3 टर्म मान लेते हैं भाई, क्या माननी हमने, a/r, फिर हम मान लेते हैं a, और फिर मान लेते हैं ar। ये 3 टर्म हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जो भी उसने कंडीशन दे रखी है उनको फॉलो करेंगे। क्या कहा है, फर्स्ट 3 टर्म का सम जो है 13/12 है। पहली टर्म क्या है, a/r प्लस में a प्लस में ar, इन तीनों टर्म्स का सम हमें दे रखा है 13/12। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। अब उसने क्या कहा है आगे, उनकी प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल है, मतलब a/r मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई ar, ये किसके इक्वल दे रखा है, -1 के। यहां पे देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, r से r कट गया, a की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 3 इक्वल टू -1, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 3 है, इधर जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, क्यूब रूट निकाल लेंगे, -1 का क्यूब रूट -1 ही रहेगा, क्योंकि ओड पावर है तो ओड ही रहेगी। तो a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -1 मिल गई। अब a की वैल्यू -1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दो भाई पुट। तो यहां पे क्या किया मैंने, -1/r -1 और माइनस में 1 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 13/12। कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, माइनस का 1/r माइनस 1/1 मान लो, इसको माइनस का r/1 मान लो, इज इक्वल टू 13/12। ओके रिपोर्ट, माइनस का 1/r माइनस 1/1 लिख दिया, -1 की r से मल्टीप्लाई, माइनस का r/1। इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ गया, r एलसीएम आ गया, r से r कट गया, यहाँ पे आ गया -1, r को 1 से डिवाइड किया r की -1 से मल्टीप्लाई -r को 1 से डिवाइड किया r की -r से मल्टीप्लाई, माइनस का r² इज इक्वल टू 13/12 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 13 की r से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 माइनस का 12r माइनस का 12r² इज इक्वल टू 13r। बन गया या नहीं बन गया, 13r को इधर ले आओ या फिर इन टर्म को राइट साइड ले जाओ, तो क्या हो गया हमारे पास 13r, ये इधर आएंगे तो प्लस का 12r प्लस का 12r² और प्लस का 12 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इनको, क्या बन गया हमारे पास 12r², 13r और 12r क्या हो गया, प्लस का 25r और प्लस में 12 इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, r² के आगे यहां पे एक टर्म है, हमें 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, r² प्लस 25r प्लस में 12 की मल्टीप्लाई 144 इक्वल टू 0।
ये हमारी क्या बन गई, एक रफ इक्वेशन बन गई। इसी से हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमें ऐसे नंबर निकालने की प्रोडक्ट करें तो 144 आ जाए और उन नंबर्स का सम करें तो कितना आ जाए, 25। ऐसे दो नंबर निकालने हैं, बिल्कुल ईजी है। 16 और 9 ले लेंगे, 16 9 जब 144 होता है, 16 9 का सम 25 भी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हमारे 12r² प्लस में क्या हो गया यहाँ पे 16r प्लस में 9r प्लस में 12 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 4r कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 3r प्लस 4। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 का मल्टीपल है, ये भी है, तो यहाँ पे क्या बच गया 3r प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया 4r प्लस 3, एक फैक्टर आ गया हमारे पास 3r प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे इनको इक्वल टू 0 पुट करके r की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला फैक्टर क्या था हमारे पास, 4r प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लिया, फिर क्या था 3r प्लस 4 इक्वल टू 0 कर लिया। ये दो थे ना हमारे पास, देखो ध्यान से 4r प्लस 3 और 3r प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 4r इक्वल टू -3 और r इज इक्वल टू क्या आ गया -3/4, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो हमारे पास 3r इक्वल टू क्या आ गया -4, r इक्वल टू क्या आ गया -4/3, तो r की ये वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तो कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी थी। दो कॉमन रेशो आ गई हमारे पास, दोनों यहाँ पे पॉसिबल हैं, अगर हम इनको लेके चलें तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, जीपी सीरीज की टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारी क्या थी टर्म्स ऑफ जीपी हमारे पास क्या थी भाई, एक तो हमने मानी थी a/r, फिर हमने क्या मानी थी a, और फिर क्या मानी थी यहाँ पे ar, ये थी हमारे पास। a की वैल्यू क्या निकली थी हमारी -1, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/4। केस फर्स्ट a की वैल्यू -1 पुट करो तो -1 अपॉन में r की वैल्यू -3/4, माइनस से माइनस कट गया, ये ऊपर आएगा तो क्या हो गया 4/3 हो गया। अगली टर्म क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अगली टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 मल्टीप्लाई -3/4, मतलब कितना आ गया 3/4, तो ये टर्म आ गई 3/4। तो हमारी जीपी सीरीज जो बन गई वो बन गई ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा केस लेंगे, केस सेकंड, उसमें क्या होगा, a हमारा फिक्स रहेगा, r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी -4/3। पहली टर्म क्या है हमारी a/r, तो a की वैल्यू -1 अपॉन में -4/3, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर 3 आएगा तो 3/4 हो गया। तो पहली टर्म बन गई 3/4, दूसरी टर्म क्या है -1 रहेगी, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास ar, तो a की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है, कहाँ है r की वैल्यू -4/3, तो ये होगी 4/3 प्लस का, तो ये हो गई हमारे पास यहाँ पे एक जीपी सीरीज। तो दो आंसर यहाँ पे आ गए मेरे पास, दो जीपी सीरीज बन गई और दो ही हमारी कॉमन रेशो आई है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दे रखा है, इफ द 4th 10th और 16 टर्म ऑफ ए जीपी आर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट x, y, z आर इन द जीपी। यहाँ पे क्या कह रखा है, किसी जीपी सीरीज की जो 4 टर्म है, 10 टर्म है और 16 टर्म है, वो x, y और z हों, तो हमें बताना है कि x, y, z जो हैं वो जीपी को फॉलो करती हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर हैं या नहीं है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। उसने दे रखा है कि ये जीपी में है, बट प्रूव करके दिखानी है। अब कैसे प्रूव हो भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हमारी ये जो 3 टर्म है x, y और z, तीनों टर्म्स की कॉमन रेशो अगर इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जीपी के अंदर है, अदरवाइज नहीं है। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास जो टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इन जीपी क्या होता है, tn इज इक्वल टू ar की पावर n-1। अब अगर मैं 4th टर्म की बात करूं, किसकी बात करूं, 4th टर्म की, तो 4th टर्म कैसे निकलेगी, t4 इज इक्वल टू ar की पावर 4-1, तो मतलब t4 इज इक्वल टू क्या हो गया, ar की पावर 3। मतलब जोन से नंबर की भी टर्म निकालनी है, उसमें एक वैल्यू कम होके r की पावर आएगी, बेशक देख लेना। t4 ये निकली है, अब मान लो t10 निकालूं मैं, तो t10 किसके इक्वल निकलेगा, ar की पावर 10-1, मतलब t10 निकल गया मेरा ar की पावर 9। ऐसे ही हम 16 टर्म निकाल लेंगे, तो 16 टर्म क्या आ जाएगी, ar की पावर 15 आ जाएगी, निकल गई। अब देखो यहाँ पे हमें 4 टर्म क्या दे रखी है, x, 10 टर्म y दे रखी है, 16 टर्म z दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फोर्थ टर्म, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AR की पावर 3, फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 10 टर्म तो AR की पावर 9, और 16 टर्म z दे रखी है हमें तो वो किसके इक्वल हो जाएगी AR की पावर 15। ये तीन हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब उसने कहा है कि x, y और z तीनों जीपी के अंदर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ x, y, z आर इन जीपी सो कॉमन रेशो जो होगी क्या होगी भाई, कैसे निकलती है, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, तो मतलब y बाय एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, z बाय y के। ध्यान से देखो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म से हमारी कॉमन रेशो निकलेगी, z बाय y से भी कॉमन रेशो निकलेगी। अगर इनकी कॉमन रेशो इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि भाई ये जीपी के अंदर है। y क्या है हमारा AR की पावर 9, x क्या है हमारा AR की पावर 3 इक्वल टू z क्या है AR की पावर 15 और y क्या है AR की पावर 9। कर लो भाई सिंप्लीफाई, a से a कट गया, r की पावर 9 r की पावर 3, ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा r की पावर 9 माइनस 3 हो जाएगा, पावर घट जाएंगी इक्वल टू, यहाँ भी a से a कट गया तो r की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 15 माइनस 9, तो ये भी r की पावर 6 आ गई, ये भी r की पावर 6, तो कॉमन रेशो क्या आ गई यहाँ पे, इक्वल आ गई दोनों की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सो एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो एक्स वाई जेड क्या है भाई जीपी के अंदर है। अगर एपी की बात करता तो क्या करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस देखते, जीपी की बात कर रहा है तो तीनों टर्म्स की कॉमन रेशो निकाल लेंगे, y बाई एक्स जेड बाई वाई, y बाई एक्स की कॉमन रेशो क्या आई r की पावर 6, z बाई वाई से कॉमन रेशो क्या आई r की पावर 6, तो इक्वल आ गई कॉमन रेशो, तो एक्स वाई जेड किस में हो गई, जीपी सीरीज में हो गई। बस ये काम करना था आपको, क्लियर बात हो गई ना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से करना, क्योंकि इसके अंदर हम छोटा सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे अलजेब्रे का, उससे हमारा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। करने के तरीके इसके कई सारे हैं, बट जो सबसे इजी तरीका लगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 26 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 364, फाइंड द टर्म ऑफ द जीपी। एक जीपी की पहली 3 टर्म की बात कर रहा है वो, उनका हमारे पास यहाँ पे सम जो दे रखा है 26 दे रखा है और उनके स्क्वायर का सम जो है वो 364 दे रखा है। तो हमें जीपी सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको अलजेब्रा से करेंगे, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द 3 टर्म ऑफ जीपी, वो हम मान लेते हैं भाई, एक तो x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, एक z, कि x y z तीनों क्या हैं, जीपी के अंदर हैं, ये मान लिया हमने। तो यहाँ पे अगर ये जीपी के अंदर है तो अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, तीनों नंबर्स का सम जो है वो 26 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड वो हमें क्या दे रखा है 26, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसने क्या कह रखा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 364, अगर तीनों नंबर्स का स्क्वायर कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका सम अब जो है वो 364 हो जाता है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 इक्वेशन निकल के आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, बाय एन आइडेंटिटी अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज करेंगे। 3 टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पे देखो बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 26, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पुट कर दिया बच्चों मैंने 26 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 364 प्लस में 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 हो गया, इज इक्वल टू 364 प्लस में 2 इंटू, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पहली 2 टर्म में देखूँ y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, y कॉमन अंदर बच गया x प्लस जेड,
फिर मेरे पास पीछे क्या बच गया, जेड एक्स। अब यहां पे देखो एक्स वाई जेड मैंने किस में माना है, जीपी में। जीपी में माना है तो इन तीनों की रेशो क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी सो y बाय एक्स इक्वल टू किसके होगा, z बाय वाई के। y बाय एक्स मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म से रेशो निकलेगी, इक्वल होगी हमारी रेशो z बाय वाई के। y की y से मल्टीप्लाई कर दी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया, जेड एक्स के। इक्वेशन नंबर थर्ड, इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम यहाँ पे, जेड एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या करते हैं, एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 26 के। तो हमें x प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू किसके आ गया, 26 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई। ये दो चीज़ निकल के आ गई मेरे पास, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे अब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सबसे पहले 360 को इधर ले जाओ, 676 माइनस 364 इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस जेड है। एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 26 माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने, वाई इंटू 26 माइनस वाई प्लस में जेड एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 676 में से 364 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 312 आ जाएगा, इधर 2 डिवाइड में आ जाएगा। वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 26 वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 से इसको कट किया तो मेरे पास 156 इज इक्वल टू 26 वाई। तो वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो 156 डिवाइड बाई 26 क्या आ गई मेरे पास, 6 इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 6। मतलब एक्स वाई जेड जीपी की हमें 3 टर्म निकालनी है ना, तो बीच वाली टर्म तो मैंने फाइंड आउट कर ली कि वाई इक्वल टू क्या है, 6 के इक्वल है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी ना आपने, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो निकाल ली है मैंने, ठीक है। इसका यूज करके हमने y इक्वल टू 6 निकाल लिया। अब आगे हमें क्या करना है, x और z और निकालना है। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26, और थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। वाई की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 6 निकाल ली है, पुट कर दो यहाँ पे। तो x प्लस 6 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 26। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 26 माइनस 6। मतलब x प्लस जेड का सम जो है वो 20 होगा। ये निकल गया हमारा। अब यहाँ आ जाओ, y की वैल्यू क्या थी, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। तो जेड एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 36। मतलब अब हमारे पास 2 नंबर रह गए, z और x फाइंड आउट करना। तो जेड एक्स की प्रोडक्ट जो है वो 36 होगी और सम हमारा क्या होगा, 20 होगा। हमें ऐसे नंबर देखने हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं हमारे, जेड एक्स यहाँ पे 18 और 2 पॉसिबल हो सकते हैं, या नहीं। z की वैल्यू 18 ले लूँ, x की वैल्यू 2 ले लूँ, तो 18 2 जा क्या हो गया, 36, और 18 2 का सम क्या हो गया, 20 हो गया या नहीं हो गया। तो हमारे पास z की वैल्यू 20 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, बन गई हमारी जीपी सीरीज। तो हमारे पास जीपी क्या थी हमारी, एक्स वाई जेड। x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 2, y की वैल्यू हमारी क्या थी, 6 निकाली थी, z की वैल्यू 18। तो ये हमारी क्या बन गई, जीपी सीरीज बन के तैयार हो गई। अब आपके माइंड में एक छोटी सी बात आएगी, सर x प्लस जेड इक्वल टू 20, जेड एक्स इक्वल टू 36। ये तो तुक्के मारने वाली बात हो गई कि 18 और 2 हमने फाइंड आउट कर लिया। भाई हाँ सही बात है आपकी, मैं गलत नहीं कह रहा, बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब है, अगर मैं x और z को रूट्स मान लूँ, सम ऑफ रूट्स तो 20 हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 36 हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म माइंड में लेके आओ। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 36। ऐसे ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 18t माइनस का 2t प्लस 36। तो यहाँ पे t कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, t माइनस 18, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ गया तो t माइनस 18। तो एक तो फैक्टर आ गया t माइनस 2, एक हमारे पास क्या आ गया, t माइनस 18।
तो इनको इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 2 निकलेगा, t इक्वल टू 18 निकलेगा। ऐसे निकाल के दिखा दो। दो टर्म निकल गई तो इन दोनों टर्म्स में x और z की वैल्यू आ गई हमारे पास। छोटी वैल्यू को हम x ले लेंगे, बड़ी वैल्यू को 18 ले लेंगे, तो ये हमारी जीपी सीरीज बन गई। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इजी मेथड यही था, बाकी इससे डिफिकल्ट मेथड है, उनमें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कुछ दिक्कत रह गई है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 को क्लियर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? सपोज P1 इक्वल टू 1, P2 इक्वल टू 2 एंड फॉर n ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है किसी भी नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, P2, P8 तक। कैन यू फाइंड ए सिंपल रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर Pn एंड कैन यू गिव एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिकर्सिव फॉर्मूला और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है, और हमें P1 से लेके P8 तक टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो क्या दे रखा है? P1 इक्वल टू 1 दे रखा है और P2 इक्वल टू हमें 2 दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें P3, P4, P5, P6, P7, P8 तक फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे Pn का जो फॉर्मूला दे रखा है वो राइट डाउन कर लेते हैं। क्या है? P1 प्लस P2 प्लस Pn माइनस 1 और प्लस 1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? P3। P3 कैसे निकलेगा? P1 प्लस P2, यहाँ पे P3 माइनस 1 और प्लस 1, ऐसे चलेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे P3 फाइंड आउट करने के लिए मुझे P3 माइनस 1 करेंगे तो मतलब P2 ही यूज होगा। तो हमारा जो P3 होगा वो कहाँ तक होगा? P1 प्लस P2 और प्लस में 1 करके। P3 माइनस 1 क्या आ गया? P2 हो गया। तो P2 तो हम ले चुके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और P4 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, फिर किसके लेंगे हम? P3 प्लस 1 करके। फिर अगर मुझे P5 फाइंड आउट करना है तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? P4 तक लेंगे। तो यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस 1 कर देंगे। ऐसे ही P6 निकालना है तो 5 तक लेंगे। P1, P2, P3, P4 प्लस P5, लास्ट में 1 ऐड कर देंगे। अभी तो हमें दो टर्म और निकालनी है। P7 निकालना है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस 1 करके। फिर P8 निकालना है तो P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और लास्ट में प्लस 1 कर देंगे। ऐसे निकलेंगी। अब यहाँ पे देखो P1 हमारे पास 1 है, P2 2 दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? P3 निकाल लेंगे। देखो क्या निकलेगी? P1 की जगह 1, P2 की जगह 2 प्लस 1, तो कितना निकल गया? 2 और 1 4 निकल गया। अब आ जाओ यहाँ पे P1 क्या है? 1, P2 2 है, P3 क्या निकला? 4 प्लस 1, तो हमारे पास क्या निकला? 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8 निकल गया। अब इसमें आ जाओ P5 निकालने के लिए। P1 1, P2 2, P3 क्या निकाला? 4, P5 क्या निकला? P4 8 निकला प्लस 1, तो हमारे पास ये कितना हो गया? 16 हो गया। फिर अगली टर्म निकाल लेंगे। P1 की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या निकल गया? 32 निकल गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, P6 क्या निकला है? 32 प्लस 1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल गया? 64 निकल गया। लास्ट वाली टर्म निकालो। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया? 128 निकल गया। तो ये P1 से लेके P8 तक मेरे पास सारी की सारी टर्म निकल के आ गई। क्लियर बात है? ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें रिकर्सिव फॉर्मूला और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों? रिकर्सिव फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मतलब पिछली टर्म का यूज करके अगली टर्म निकालने वाला। सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी थी? P1 इक्वल टू 1, तो P1 हमारा क्या हो जाएगा? 1। इससे अगली टर्म अगर मुझे निकालनी है Pn, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू Pn माइनस 1 के इक्वल। 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। देखो ध्यान से, पहली टर्म क्या थी? 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 से 16, 16 से 32, डबल होती जा रही है ना। तो पिछली टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगली टर्म आती चली जाएगी।
तो पी एन अगर मुझे निकालना है तो पी एन माइनस वन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहां पे रिकर्सिव फॉर्मूला बन गया, और ये किसके लिए होगा, फॉर एन ग्रेटर देन 1 के लिए। अब हमें क्या करना है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखना है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारा यहां पे बनेगा एन टर्म का, पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर n माइनस 1 करते चले जाओ। देखो ध्यान से, ये 2 की पावर n माइनस 1 ही तो है सारी की सारी टर्म। पहली वाली दे में देखो फर्स्ट टर्म निकालनी है, 2 की पावर 1 माइनस 1 करो, 2 की पावर 0 हो गया। देखो ध्यान से, 2 की पावर n माइनस 1 यूज कर रहे हैं हम। अगर मैं यहां पे p1 निकालना है, p1 निकालना है तो n की जगह 1 पुट करूंगा, 2 की पावर 1 माइनस 1, तो p1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है। अगर p2 निकालना है तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, 2 की पावर 1 2 आ गया। थर्ड टर्म निकालनी है तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 2 की पावर 2 मतलब कितना आ गया 4 आ गया। फोर्थ टर्म निकालनी है तो 2 की पावर 4 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3 किसके इक्वल हो गया 8 आ गया। देखो ये सारी टर्म ऐसे ही तो निकल रही हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पे तो नहीं डर गए हो आप, सर यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस Pn माइनस 1 प्लस 1 था, यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 माइनस 1, P2 को 2 बार क्यों नहीं लिया। ये फॉर्मूला बता रखा है कि इस प्रकार से हमें सम लेना है टर्म्स का, ठीक है। तो P3 माइनस 1 का मतलब है P2, P2 ऑलरेडी आ चुका तो इसको हम नहीं लेंगे दोबारा से। अगली टर्म्स में आपको क्लियर हो जाएगा जब हम P3 P4 P5 P6 P7 P8 फाइंड आउट करेंगे। तो आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 भी भाई 14 जैसा ही है। देखो क्या दे रखा है, सपोज W1 इक्वल टू 1 है, W2 इक्वल टू 2 है, फॉर n ग्रेटर देन 2 आपको ये फॉर्मूला निकालना यूज करना है अगली टर्म निकालने के लिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ W1 W2 अप टू W8। डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, क्या आपने इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगर रिकॉग्नाइज कर लिया है तो वो कैसा सीक्वेंस है आपको बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, W1 दे रखा है वो हमारा 1 है, W2 हमें 2 दे रखा है। अब W3 4 5 अगर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला दे रखा है हमें, फॉर n ग्रेटर देन 2 Wn इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, W1 प्लस W2 प्लस Wn माइनस 2 प्लस 2 करके। तो इसके हेल्प से हमें W3 से लेके 8 तक निकालना है। तो सबसे पहले हम W3 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 माइनस 2 प्लस 2। तो क्या बन गया ये हमारे पास यहाँ पे W3 इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 माइनस 2 क्या हो गया 1 प्लस 2। अब यहाँ पे एक बात समझो ध्यान से बच्चों, अब W3 निकाल रहे हैं, W2 हमारा यहाँ पे देखो कहाँ तक टर्म यूज हो रही है W1 तक, तो हम W2 को नहीं लेके चलेंगे, W2 को नहीं लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे n-2 तक ही टर्म यूज करनी है। n-2 क्या आ गया W1, तो अकेला W1 ही यूज होगा हमारा W3 के अंदर। तो क्या हो गया W1 प्लस 2 करेंगे बस। समझ में आई या नहीं आई बात, नहीं आई होगी, दोबारा समझो। ये हमारे पास क्या है, n ग्रेटर देन 2 के लिए फॉर्मूला दे रखा है, मतलब n की वैल्यू जब 2 से ज्यादा हो, मतलब 3 आ गया, W3 निकालना है, n की जगह 3 पुट कर दिया, W1 प्लस W2 प्लस इसके आगे W3 W4 W5 इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में दे रखा है Wn माइनस 2 प्लस 2, n की जगह मैंने 3 पुट किया, 3 माइनस 2 क्या हो गया W1। तो अकेला W1 प्लस 2 ही यूज करना है, ये आ गया W1 प्लस 2। फिर अब मुझे क्या करना है, W4 निकालना है, तो क्या करेंगे W1 प्लस W2 प्लस W4 यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2। तो क्या बन गया भाई W4 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 ही तो बचा, तो ये हम ले चुके, तो यहाँ पे प्लस 2 तक। फिर हम क्या निकाल लेंगे, W5 निकाल लेंगे, तो किसके इक्वल हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, फिर प्लस में 2 कर देंगे। ऐसे W6 निकाल लेंगे तो कहाँ तक चलेगा वो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस 2 तक। यहाँ पे ध्यान से देख लो n-2 तक ही टर्म लेनी है। अब यहाँ पे 6 निकाल रहे हैं तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, तो W4 तक ही हम यहाँ पे सम लेंगे। अब आ गई ना बात समझ में। अब जैसे W7 निकालना है, 7 माइनस 2 क्या हो गया 5, तो W5 तक का ही सम लेंगे हम, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। इससे अगली वाली टर्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि n-2 तक ही लेनी है हमें।
फिर लास्ट में 2 ऐड कर देना है। ऐसे W8 में हम 8 - 2 मतलब W6 तक की टर्म का सम लेंगे, W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 और प्लस में 2 कर देंगे। अब क्लियर हो गई ना बात? ठीक है, यहाँ पे दोबारा बता दूँ एक बार, देखो W3 निकालना हमने, W3 के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, W3 - 2 मतलब W1 में 2 ही ऐड करेंगे, बस यही यूज होगा, ये आगे वाली टर्म नहीं लेनी आपको। इसका मतलब ये है W3 - 2 का मतलब W1 अकेला यूज होगा और उसमें 2 ऐड कर देना है, इसलिए मैंने W1 + 2 किया। W4 के लिए 4 - 2 करूंगा तो क्या हुआ, W2 तक यूज करना है, W2 तक मतलब W1 + W2 यूज होगा और 2 ऐड हो जाएगा। अब आ गई ना बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो W3 निकालो, W1 की वैल्यू 1 + 2 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। W4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, W1 + W2, 1 + 2 + 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 + 2 + 2, सॉरी W3 क्या है हमारा 3, तो लास्ट में +2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 और 1 क्या आ गया, 3, 3 6 और 2 8 आ गया। फिर अगली में आ जाओ, 1 + 2 + 3, W4 8 + 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 8, W5 13 निकला है, +2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया भाई, ये 21 आ गया। फिर आगे देखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 8 + 13 + 21 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 34 आ गया। तो हमारी जो सीरीज़ आ गई बच्चों वो क्या आ गई, 1 2 3 5 8 13 21 34, ये सीरीज आई। इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर इसको हम देखें ध्यान से, ना तो ये जीपी सीरीज बन रही है, ना कोई और लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये बच्चों कैसी होती है, एक फिबोनाची सीरीज होती है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आएगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। ये कैसी सीरीज होती है, फिबोनाची सीरीज। इसका एक फॉर्मूला होता है फिबोनाची सीरीज फाइंड आउट करने का, कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा था, इस फॉर्मूले को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि इसको देखेंगे हमने कहाँ तक की टर्म को यूज करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।